गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हर्ट की क्रियाविधि हृदय किस तरह से एक प्रोसेसिंग के लिए कार्य करता है। इसमें एक टॉपिक हमारे रहा था और वो था आर्टरीज और वेन्स, धमनियाँ और शिराएं। हार्ट में एक बात आज करेंगे अपन, धमनियाँ व शिराएं। Arteries and veins, धमनियाँ व शिराएं। अगर हम आर्टरीज की बात करें, धमनियों की बात करें, मैं सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर धमनियाँ क्या करती हैं? धमनियाँ को हम समझते हैं। धमनियाँ शुद्ध रुधिर को हृदय के प्रत्येक भागों तक पहुंचाती है। शुद्ध रुधिर का मतलब होता है O2 जनित रुधिर। O2 जनित रुधिर। आर्टरीज जो होती हैं ये शुद्ध रुधिर मतलब O2 जनित रुधिर को, O2 जनित जो रुधिर हैं इसको शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के प्रत्येक भागों तक पहुंचाती हैं। यानी कि हृदय से धमनियाँ शुद्ध रुधिर को ग्रहण करके शरीर के प्रत्येक भागों तक पहुंचाती हैं। लेकिन एक अपवाद है, ये अपवाद ये है कि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। अशुद्ध रुधिर बहता है। अपवाद है कि देखो, धमनियां शुद्ध रुधिर, धमनियों में कौन सा रुधिर बहता है? शुद्ध रुधिर। और हृदय से शरीर के प्रत्येक भागों तक ये शुद्ध रुधिर को पहुंचाती है, मतलब O2 जनित रुधिर को पहुंचाती है। अपवाद है कि पल्मोनरी जो धमनी है इसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। पल्मोनरी धमनी को हम फुफ्फुसीय धमनी भी कहते हैं। फुफ्फुसीय धमनी, इसको हम फुफ्फुसीय धमनी भी कहते हैं। और इन धमनियों में जो रुधिर बहता है वो लाल रंग का रुधिर बहता है। लाल रंग का रुधिर। अब देखिए, धमनियों की अगर मैं बात करूं, आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो धमनियों की जो दीवारें होती हैं, इसकी जो दीवारें होती हैं ये होती हैं मोटी, और इसकी जो गुहा होती हैं ये होती हैं सकरी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी दीवारें मोटी होती हैं, इसकी गुहा सकरी होती है, ऐसे क्या? क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड जो होता है वो हाई प्रेशर पर बहता है। इसमें जो ब्लड होता है वो हाई प्रेशर पर बहता है। किस पर बहता है? हाई प्रेशर पर, उच्च रुधिर दाब, उच्च रुधिर दाब, हाई प्रेशर। अब ब्लड, इसकी दीवारें, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा तो दीवारें मोटी होगी, और प्रेशर कब ज्यादा होगा? जब बहने की जो जगह होगी, इसकी जो गुहा होगी वो क्या होगी? सकरी। अब जब ऐसा क्यों? क्योंकि धमनियों के द्वारा शरीर के प्रत्येक भागों तक रुधिर पहुंचाया जाता है। धमनी से शरीर के प्रत्येक भागों तक रुधिर पहुंचाया जाता है। धमनी से शरीर के प्रत्येक
भागों तक रुधिर पहुंचाया जाता है। इसलिए इसमें प्रेशर क्या होगा, उच्च रुधिर दाब होगा, हाई प्रेशर होगा ब्लड का। और हाई प्रेशर अगर होगा तो दीवारें कैसी होगी, मोटी। और हाई प्रेशर कब जनरेटिंग होगा, जब इसकी बीच में जो गुहाएं होती हैं वो क्या होगी, सक्रिय होगी। उसकी गुहाएं क्या होगी, सक्रिय होगी। तो इस तरह से हमने दोस्तों देखा कि धमनियों के द्वारा एक रुधिर का, अब जब रुधिर रेगुलर रूप से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, अब ब्लड जो है वो रेगुलर रूप से आगे की ओर बढ़ रहा है, तो अब अगर इसमें ब्लड आगे की ओर जा रहा है तो क्या इसमें कपाट होंगे या नहीं होंगे। जब ऑलरेडी ही जब ब्लड तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहा है तो फिर इसमें कपाट नहीं होंगे, क्योंकि कपाट क्या करते हैं, रुधिर को एक ही दिशा में नियमित रूप से आगे की ओर प्रवाह होते हैं। यानी कि धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं, कपाट नहीं पाए जाते हैं, कपाट नहीं पाए जाते हैं। तो आपने धमनियों के बारे में देखा कि धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय धमनी वो धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। धमनियों में लाल रंग का रुधिर बहता है, धमनियों में लाल रंग का रुधिर बहता है। इसकी दीवारें मोटी, इसकी गुहाएं क्या होती, सक्रिय, जबकि इसमें हाई प्रेशर से रुधिर बहता है, क्योंकि शरीर के प्रत्येक भागों तक रुधिर पहुंचाया जाता है। प्रेशर अधिक होने के कारण इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि कपाट रुधिर को एक नियमित रूप से आगे की ओर प्रवाहित करते हैं जब दाब कम होता है। लेकिन यहाँ पर दाब अधिक है, इसलिए कपाट नहीं पाए जाते हैं। जबकि धमनियों की बात करें तो ये शरीर की अधिक गहराई में उपस्थित होती है, शरीर की गहराई में उपस्थित। धमनियां शरीर की गहराई में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, धमनियां शरीर की गहराई में पाई जाती हैं। और धमनियों के द्वारा रुधिर के दाब को मापा जाता है, बीपी को मापा जाता है। रुधिर दाब का मापन, रुधिर दाब का मापन किसका मापन किया जाता है, ब्लड प्रेशर का मापन, रुधिर का मापन धमनियों के द्वारा ही किया जाता है। रुधिर दाब का मापन, इसलिए दाब आपसे पूछा जाएगा कि दाब किससे मापा जाता है, तो दाब धमनियों से मापा जाता है। बीपी के बारे में मैंने बताया भी था कि जो बीपी है ये जो सामान्य दाब है, ये दाब होता है, सिंपल प्रेशर होता है 120/80 mmHg पर इसे ज्ञात किया जाता है। जबकि जो लेटेस्ट जो दाब है, ये लेटेस्ट दाब 140/90 mmHg पर ज्ञात किया जाता है। अब आपको दाब को मापने वाले उपकरण के बारे में भी मैंने बताया था। इसका जो उपकरण है जिससे इसका मापन किया जाता है, ये मापन होता है स्फिग मैनोमीटर, मैनोमीटर। और इससे ब्रेंकियल धमनी के द्वारा दाब को मापा जाता है। ब्रेंकियल धमनी जो कि कोहनी के पास स्थित होती है। और यदि दाब की ही बात करें, ये अगर इसी दाब में नब्ज की बात कर लें हम और स्पिग्नोमेनोमीटर की जो खोज है वो रिवारोची नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। इसकी जो खोज है वो रिवारोची। जबकि अगर नब्ज से दाब को मापा जाए तो नब्ज से जो दाब को मापा जाएगा वो यहाँ से मेनो शब्द हटा दीजिए, स्फिग्मोमीटर, और इसे रेडियल धमनी से मापा जाता है।
रेडियल धमनी। तो आप जान चुके हो कि कहीं ना कहीं धमनियों की अगर बात करें अधिक गहराई में होती हैं, कपाट नहीं पाए जाते हैं क्योंकि प्रेशर अधिक होता है, और दीवारें मोटी होती है, गुहा सक्रिय होते हैं, अत्यधिक दाब पर इसमें रुधिर बहता है क्योंकि शरीर के प्रत्येक भागों तक रुधिर को पहुंचाया जाता है। धमनियों के द्वारा ही रुधिर के दाब को मापा जाता है। सामान्य दाब 120/80 mmHg होता है, जबकि जो लेटेस्ट दाब 140/90 mmHg पर, उसको स्पिक मैनोमीटर से द्वारा मापा जाता है, जो कि कोहनी के पास ब्रेकियल धमनी से इसे मापते हैं, जबकि दाब हम नब्ज के द्वारा भी मापते हैं और ये नापा जाता है रेडियल धमनी के द्वारा, और इसे स्पिग्मोमीटर के द्वारा हम जानते हैं। तो ये धमनी के बारे में हमने जानने की कोशिश की। अब हम जानते हैं शिरा के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं शिरा के बारे में। और शिराएं वेंस। शिराओं की अगर हम बात करें तो इनमें अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। अशुद्ध रुधिर का प्रवाह यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को ग्रहण करके हृदय तक पहुंचाते हैं। शरीर से अशुद्ध रुधिर को ग्रहण करके हृदय तक पहुंचाना। अगर मैं अपवाद के रूप में जानने के लिए बात करूं तो फिर बात होती है पल्मोनरी धमनी की या पल्मोनरी शिरा की, जिसको हमने फुफ्फुसीय शिरा कहा है। और ये फुफ्फुसीय शिरा में अब देखिए, शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, परंतु पल्मोनरी और फुफ्फुसीय शिराओं में कौन सा रुधिर बहता है? शुद्ध रुधिर। कौन सा? शुद्ध रुधिर। इसलिए अपवाद भी हम मान सकते हैं कि वैसे तो शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, परंतु पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। थोड़ा सा आगे की ओर बढ़े हैं तो शिराएं जो होती हैं ये शरीर के ऊपरी भाग में स्थित होती हैं। शिराएं शरीर के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। शिराएं शरीर के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। ग्लूकोज या औषधि शिराओं के माध्यम से ही शरीर में पहुंचाया जाता है। शिराओं के द्वारा ही जो ग्लूकोज या जो औषधियां हैं शरीर में पहुंचाई जाती है। चलिए देखते हैं। इसकी जो दीवारें होती हैं ये दीवारें होती हैं पतली। इसकी जो दीवारें होती हैं ये दीवारें होती हैं पतली, और इसकी जो गुहा होती हैं ये गुहा होती हैं चौड़ी। अब इसकी दीवारें होगी पतली, इसकी गुहा होगी चौड़ी, तो इसमें क्या होगा? इसके अंदर बात करूं तो लो प्रेशर होगा। क्या होगा? लो प्रेशर, यानी कि निम्न दाब। निम्न दाब। तो शिराओं में जो दाब होता है वो दाब होता है निम्न। इसकी गुहाएं, दाब कब कम होगा? जब इसमें बहने की पर्याप्त जगह होगी, और बहने की पर्याप्त जगह होगी, दाब कम होगा तो दीवारें क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी, इसलिए लो प्रेशर। अब नियमित रूप से रुधिर आगे की ओर बढ़ता रहे, इसलिए शिराओं में कपाट पाया जाता है। शिराओं में कपाट उपस्थित। शिराओं में कपाट उपस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रुधिर को आगे की ओर बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि इसका दाब कम होता है, यानी कि रुधिर को आगे बढ़ाते हैं। रुधिर को आगे बढ़ाते हैं।
क्योंकि दाब कम होने से रुधिर आगे की ओर बढ़ता रहे, इसलिए इसमें कपाट रहते हैं। कपाट का हमने कार्य हम जान भी ले तो कपाट रुधिर को एक नियमित रूप से आगे की ओर बढ़ाते रहते हैं। तो इसमें कपाट होते हैं, निम्न दाब पर रुधिर बहता है, इसकी गुहा चौड़ी होती है, दीवारें क्या होती हैं, पतली होती हैं और शरीर के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। जबकि पल्मोनरी शिरा या फुफ्फुसी शिरा, इसमें शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता रहता है। शुद्ध रुधिर का इसमें शिराओं में हम कहते हैं बैंगनी या नीले रंग का रुधिर बहता है। शिराओं में बैंगनी व नीले रंग का रुधिर बहता है, रुधिर बहता है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि शिराएं क्या करती हैं, बॉडी से शरीर के अशुद्ध रुधिर को ग्रहण करती हैं और अशुद्ध रुधिर को ग्रहण करके हृदय तक पहुंचाते हैं। लेकिन पल्मोनरी शिरा, फुफ्फुसी शिरा शुद्ध, इनमें शुद्ध रुधिर का प्रभाव होता है। जबकि शिराएं शरीर के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं, शरीर के ऊपरी भाग में ये पाई जाती हैं। ग्लूकोज औषधियाँ शरीर में पहुंचाती हैं। शिराएं कौन पहुंचाती हैं, शिराएं, ये काम भी शिराओं के द्वारा होता है। जबकि इनकी दीवारें पतली होती है, गुहा चौड़ी होती है, निम्न दाब होता है, शिराओं में कपाट पाए जाते हैं क्योंकि इसका दाब कम होता है, इसलिए रुधिर को आगे की ओर प्रेषित किया जा सके, इसमें कपाट पाए जाते हैं। इनमें बैंगनी और नीले रंग का रुधिर पाया जाता है। ऐसे ही एक और बात करते हैं केशिकाओं की, कैपिलरीज की, तो हम इसी के साथ जोड़ देते हैं ताकि ये हमारा टॉपिक आगे की ओर बढ़े। इनके अलावा अगर मैं बात करूं कैपिलरीज की या केशिकाओं की, मैं केशिकाओं की बात करूं, केशिकाओं को मैं कह सकता हूं A+V, एट्रीज और वेन्स, एट्रीज और वेन्स। कैसे कह सकता हूं, चलिए हम बात करते हैं इसको समझने के लिए। जो धमनियां होती हैं, धमनियां, ये धमनियां छोटी छोटी, ये जो धमनी होती हैं, ये जो धमनी होती है, ये छोटी छोटी क्या होती है, धमनिकाओं में ये धमनिकाओं में बट जाती है या वाहिकाओं में, वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाओं में बट जाती हैं और ये फिर महीन धमनिकाओं का निर्माण करती हैं, महीन धमनिकाओं का निर्माण करती हैं और ये महीन धमनिकाएं बदल जाती हैं केशिकाओं में, केशिकाओं में और केशिकाएं फिर जनरेटिंग हो जाती हैं शिराओं में या वेन्स में। चलिए इसके साथ हम अगर बात करें तो, अगर इसके साथ मैं बात करूं धमनिकाएं, महीन धमनिकाओं, केशिकाओं में, तो ये किस तरह से जनरेटिंग हो जाती है, किस तरह से ये बट जाती हैं। तो ये जो केशिकाएं होती हैं, आर्टरीज और वेन्स होता है, तो क्या होता है कि इसमें धमनी जो होती हैं, ये धमनी ऑक्सीजन के रूप में जनरेटिंग होती है, O2 के रूप में जनरेट होती है और यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर ये शरीर के प्रत्येक भागों में पहुँचा देती है, शरीर के प्रत्येक भागों में ये पहुँचा देती है। ऑक्सीजन, ये छोटे छोटे ऑक्सीजन के अणु में जनरेटिंग होती रहती है, छोटे छोटे ऑक्सीजन के अणु में ये जनरेटिंग होती है और ये क्या होता है कि इस तरह से ये ऑक्सीजन के अणु को आगे की ओर प्रोवाइडिंग करती रहती हैं और प्रोवाइडिंग करती है, इसमें ऑक्सीजन के अणु कम होते चले जाते हैं और कम होने के दौरान ये केशिकाओं में बदलती रहती हैं। क्या होता है, ये ऑक्सीजन के अणु को कम करती, ये केशिकाओं में बदलती रहती हैं और इस केशिकाओं से जब ऑक्सीजन के अणु बाहर निकल जाते हैं तो फिर ये वेन्स का निर्माण करती हैं, शिराओं का निर्माण करती हैं।
वेंस का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से धमनियां ऑक्सीजन को ग्रहण करके ये बॉडी के प्रत्येक भागों तक ऑक्सीजन को पहुंचाती रहती है, फिर केशिकाओं का निर्माण करती रहती हैं, और जब ऑक्सीजन के अणु ऑक्सीजन रहित हो जाती है ये, तो फिर ये वेंस का निर्माण करती, शिराओं का निर्माण करती है। आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।